शनिवार रविवार को सामने से मार्केट बंद रहता है, लेकिन पर्दे के पीछे इतनी हलचल मची हुई है जितनी किसी ट्रेडिंग डे पर शायद ही देखने को मिले। और इस सारी हलचल की एक ही वजह है, अमेरिका और ईरान के बीच जो नेगोशिएशंस चल रही थी उसका नतीजा। दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की एक बड़ी मीटिंग हुई। पूरे 21 घंटे तक बातचीत चली और जब उसका रिजल्ट सामने आया तो वो बिल्कुल वही था जिसकी आशंका थी, कोई डील नहीं हुई। खुद वॉशिंगटन पोस्ट ने इसकी खबर की है कि इतनी लंबी बातचीत के बावजूद दोनों देश किसी सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच सके। अब आप सोचोगे कि इससे मार्केट को क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, यही वो सवाल है जो आज की पूरी वीडियो में हम सुलझाने वाले हैं, क्योंकि जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उसका असर सोमवार की सुबह सीधे आपके पोर्टफोलियो पर दिखेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मीटिंग फेल क्यों हुई। वजह बहुत सीधी है, दोनों देशों की डिमांड्स इतनी अलग हैं कि एक मीटिंग में उन्हें सुलझाना नामुमकिन था। अमेरिका की तरफ से पहली बड़ी डिमांड थी न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ना करे और यूरेनियम एनरिचमेंट को बंद करे। ईरान ने इसे सीधे मना कर दिया और उनकी दलील ये थी कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, अपने सुप्रीम लीडर को खोया है, ऐसे में अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ही छोड़ दी तो बचा क्या। दूसरी बड़ी डिमांड थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। ये वो संकरा समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपना ऑयल मंगाता है। ईरान ने वहां माइंस बिछाई हुई हैं, शिप्स पर रोक लगाई हुई है। अमेरिका चाहता है कि ये रास्ता पहले की तरह ओपन रहे। ईरान ने ये डिमांड भी ठुकरा दी, और ठुकराता भी क्यों नहीं, यही तो उसका सबसे बड़ा वेपन है। न्यूक्लियर बॉम्ब अभी बना नहीं है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल उसके पास है और इसी से वो पूरी दुनिया पर इकोनॉमिक प्रेशर बना सकता है। तीसरी डिमांड थी ईरान पर लगे सैंक्शंस हटाने और उसके फ्रोजन एसेट्स वापस करने की। इस पर अमेरिका तैयार था, लेकिन उसने कंडीशन ये रखी कि पहले न्यूक्लियर और हॉर्मुज वाली बात मानो, फिर एसेट्स वापस होंगे। ईरान इस पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं था, और सच कहें तो ये भरोसा करना मुश्किल भी है। तो नतीजा 21 घंटे की लंबी बातचीत और आउटकम जीरो। दोस्तों, इस मीटिंग के फेल होने से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। याद कीजिए, अमेरिका और ईरान दोनों ने 14 दिन के सीज फायर का ऐलान किया था। ये सीज फायर 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है, और अब जब बातचीत टूट गई है तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका 22 तारीख का वेट करेगा या उससे पहले ही ईरान पर अटैक कर देगा। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और दोस्तों, यही अनसर्टेनिटी सबसे खतरनाक होती है मार्केट के लिए। ट्रंप का रिएक्शन भी देख लीजिए। जैसे ही मीटिंग फेल होने की खबर आई, उन्होंने हमेशा की तरह खुद को विनर घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान की आर्मी पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी है और उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी नष्ट हो चुकी है। जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपका प्लान बी क्या है, तो उन्होंने कहा कि कोई प्लान बी की जरूरत नहीं, लेकिन उसी सांस में ये भी जोड़ा कि हमारे वॉरशिप्स हथियारों से लैस खड़े हैं और अब तक वॉर में उतरे भी नहीं हैं। वीपी जेडी वैंस ने भी क्लियर किया कि ईरान ने उनका फाइनल ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। मतलब साफ है, ईरान को ये थ्रेट थी कि अगर फाइनल प्रपोजल नहीं माना तो बड़ा अटैक होगा। अब सोचिए दोस्तों, अगर ये सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंचा तो सिचुएशन सच में बहुत सीरियस हो सकती है। अमेरिका जबरदस्ती हॉर्मुज का कंट्रोल लेने की कोशिश करे तो उसे वहां भारी बॉम्बिंग करनी पड़ेगी, और जब वो एरिया वॉर जोन बन जाए तो वहां से एक भी शिप नहीं गुजर पाएगी। पेट्रोल डीजल की भारी कमी होगी। क्रूड ऑयल की प्राइस 110 से $120 पर बैरल तक जा सकती है। साउथ कोरिया का 90% से ज्यादा ऑयल इसी रास्ते से आता है। उनकी तो हालत ही खराब हो जाएगी। जापान, यूरोप सबको मार पड़ेगी, और जाहिर है इंडिया पर भी असर पड़ेगा। मार्केट के लिए इसका मतलब है बड़ी गिरावट। अब इस पूरे डर के बीच जरा पिछले हफ्ते की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। पिछले हफ्ते मार्केट ने जबरदस्त वापसी की। निफ्टी ने 275 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 24,000 के ऊपर क्लोज किया। पूरे हफ्ते में निफ्टी करीब 5.89% चढ़ा, जो फरवरी 2021 के बाद की सबसे बड़ी वीकली गेन है। इससे पहले 6 हफ्तों से लगातार गिरावट चल रही थी। ये सिलसिला पिछले हफ्ते टूटा। फ्राइडे को मार्केट 105 पॉइंट्स की बढ़त के साथ खुला और पूरे सेशन में ऊपर रहा। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज और क्रूड ऑयल की नर्म प्राइसेस ने मार्केट को सहारा दिया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब 6% की उछाल आई। टॉप 10 कंपनीज में से 8 की टोटल मार्केट कैप में 4.13 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। HDFC बैंक, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, SBI और भारती एयरटेल ने सबसे बड़ी छलांग लगाई। सेक्टर के लिहाज से ऑटो, रियलिटी और फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे आगे रहे। IT सेक्टर एकमात्र ऐसा था जो रेड में बंद हुआ।
मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी मेन इंडिसेस से बेहतर परफॉर्मेंस दिया। मिड कैप 100 में 1.52% और स्मॉल कैप 100 में 1.65% की बढ़त रही। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस में हल्की गिरावट रही, लेकिन रिलायंस अभी भी देश की सबसे अब रुपए की बात करें तो फ्राइडे को ये लगातार दूसरे सेशन में कमजोर हुआ। क्रूड ऑयल की प्राइसेस हफ्ते के अंत में थोड़ी बढ़ी, जिससे रुपये पर प्रेशर पड़ा, लेकिन वीकली बेसिस पर रुपये ने लगातार दूसरे हफ्ते भी स्ट्रेंथ दिखाई। इस बीच आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर ने एक सख्त स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने साफ सिग्नल दिया कि आरबीआई रुपये की कमजोरी को नजरअंदाज नहीं करेगा। जो बैंक्स और ट्रेडर्स डॉलर रुपये के बीच आर्बिट्राज करके कमाई कर रहे थे, वो अब अपनी चाल धीमी कर सकते हैं। इसका एक अच्छा पहलू ये है कि जो आर्टिफिशियल प्रेशर बन रहा था वो कम होगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि ट्रेडर्स अपनी पुरानी पोजीशंस क्लोज करेंगे और नई लेंगे, जिससे इंट्राडे में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। और हाँ दोस्तों, रुपये की असली दिशा आरबीआई के स्टेटमेंट से नहीं, बल्कि मिडल ईस्ट के हालात, डॉलर की स्ट्रेंथ और एफआईआई फ्लोज से तय होगी। इसलिए डोमेस्टिक न्यूज़ के साथ साथ ग्लोबल क्यूज पर भी नज़र रखनी होगी। टेक्निकल नजरिए से देखें तो निफ्टी ने 24,025 के ऊपर एक मजबूत ब्रेकआउट दिया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नंदीश शाह के अनुसार निफ्टी अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज यानी करीब 24,200 को छूने की तरफ बढ़ रहा है। इससे ऊपर 24,571 एक अहम रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ 23,700 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन का मानना है कि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और शॉर्ट टर्म में शॉर्ट कवरिंग 24,300 से 24,500 की तरफ पुश दे सकती है। इमीडिएट सपोर्ट 23,800 पर है और वॉलेटिलिटी में धीरे धीरे कमी आने से बुलिश मोमेंटम को सहारा मिल सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक दे ने सावधान किया है कि अगर वीकेंड में कोई कॉन्क्रीट ट्रूस नहीं हुआ तो मंडे को नेगेटिव रिएक्शन आ सकती है। उनके अनुसार 23,800 नीचे का सपोर्ट है, जबकि 24,300 से 24,350 का जोन रेजिस्टेंस का एरिया है। यानी एक लाइन में अगर अमेरिका ईरान के मोर्चे से कोई और बुरी खबर नहीं आई तो मार्केट टिका रह सकता है, और अगर ट्रंप ने कोई नया कदम उठाया या 22 तारीख से पहले अटैक की कोई खबर आई तो गिरावट तेज हो सकती है। जब भी इस तरह की अनसर्टेनिटी होती है तो मार्केट में वो लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं जो गिरावट से कमाते हैं, यानी बेयर्स, क्योंकि जितनी ज्यादा पैनिक उतना आसान होता है मार्केट को नीचे धकेलना। इसलिए इस माहौल में जरूरी है कि आप ठंडे दिमाग से डिसीजंस करें, इमोशंस में बहकर नहीं। और ट्रंप के मामले में तो खास तौर पर ये बात याद रखें, वो कब कहाँ क्या कर दे कोई गारंटी नहीं है। मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन आंख मूंद कर इस पर ट्रस्ट करना ठीक नहीं। 2020 से 2023 तक इंडिया और अमेरिका मार्केट्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए। जब इतनी तेजी आती है तो कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत ऊपर चला जाता है, और जब वैल्यूएशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके बाद एक स्लो डाउन आता ही है। इंडिया के साथ भी यही हुआ। जीडीपी ग्रोथ सुस्त पड़ी, कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ कमजोर हुई, बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ धीमा हुआ, और सबसे बड़ी बात, एआई रेवोल्यूशन में इंडिया के पास कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। एनवीडिया जैसी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज यहाँ नहीं है। इसलिए एफआईआईज ने पैसा निकाला और वहाँ लगाया जहाँ से रियल रिटर्न्स मिल रहे थे। यही वजह है कि 1.5 साल से ज्यादा समय तक इंडियन मार्केट दुनिया के मुकाबले पीछे रहा, लेकिन अब सिचुएशन धीरे धीरे बेहतर हो रही है। इस फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ करीब 6.9% के आसपास रहने की उम्मीद है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी यही फिगर बताया है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में वैल्यूएशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। पहले जो पीई रेशियोज अनकंफर्टेबल थे वो अब ज़्यादा कंफर्टेबल टेरिटरी में आ रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर्स टिके रहे, जिन्होंने घबराकर बेचा नहीं, आने वाले मंथ्स उनके लिए अच्छे हो सकते हैं, बशर्ते क्रूड ऑयल $100 के नीचे रहे और ग्लोबल केओस बहुत ज़्यादा न बढ़े। निफ्टी 500 के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक सामने आए हैं जिनमें एनालिस्ट्स को लग रहा है कि आने वाले एक साल में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि इन कंपनियों की ग्रोथ लगातार बनी हुई है और फ्यूचर आउटलुक भी मजबूत दिख रहा है। सफायर फाइडर्स अभी करीब 170 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इसका टारगेट 273 रुपये बताया गया है। यानी अगर कंपनी की ग्रोथ इसी तरह बनी रही तो इसमें अच्छी तेजी आ सकती है। इसी तरह आइनॉक्स विंड 86 रुपये के आसपास है और इसका टारगेट 140 रुपये है, जहां रिन्यूएबल सेक्टर की डिमांड इसे आगे बढ़ा सकती है।
स्विगी 275 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका टारगेट 427 रुपए है, जिससे पता चलता है कि फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स का फ्यूचर अभी भी मजबूत माना जा रहा है। वहीं AWL एग्री बिजनेस 182 रुपए पर है और इसका टारगेट 282 रुपए है, जहां FMCG और एग्री डिमांड इसे स्टेबल ग्रोथ दे सकती है। लौधा डेवलपर्स 826 रुपए से बढ़कर 1254 रुपए तक जा सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड बढ़ रही है। सिंजीन इंटरनेशनल 404 रुपए से 613 रुपए तक जाने की संभावना रखता है, जहां फार्मा रिसर्च और आउटसोर्सिंग इसका बड़ा स्ट्रेंथ है। TBO टेक 1180 रुपए से 1781 रुपए तक जा सकता है, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री धीरे धीरे रिकवरी कर रही है। वहीं एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस 223 रुपए से 336 रुपए तक जाने की उम्मीद है, जहां अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड इसे आगे बढ़ा सकती है। इस हफ्ते कई कंपनियों में कॉर्पोरेट एक्शंस होने वाले हैं, जिनमें डिविडेंड, बायबैक, स्टॉक स्प्लिट और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मौके शामिल हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए ये हफ्ता काफ़ी अहम रहने वाला है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी इसका असर दिख सकता है। मुथूट फाइनेंस ने 30 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 17 अप्रैल है। ऐसे डिविडेंड अनाउंसमेंट्स आमतौर पर स्टॉक में शॉर्ट टर्म बाइंग इंटरेस्ट बढ़ाते हैं और इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट इनकम का मौका देते हैं। औरोबिंदो फार्मा ने 800 करोड़ रुपए का बायबैक प्लान मंजूर किया है, जिसमें 1475 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बायबैक होगा, जो मार्केट प्राइस से करीब 11% प्रीमियम है। इससे शेयर होल्डर्स को वैल्यू अनलॉक का मौका मिलता है और स्टॉक सेंटिमेंट भी मजबूत होता है। R&B डेनिम्स 17 अप्रैल को 10:1 स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है, जिससे शेयर की कीमत कम होगी और लिक्विडिटी बढ़ेगी। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट 16 अप्रैल को इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनविट पे आउट देगा, जो रेगुलर इनकम चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए अहम है। इसके अलावा प्रीमा प्लास्टिक्स में स्पिन ऑफ और ब्लू ब्लेंड्स में कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स जैसे इवेंट्स भी लाइंड अप हैं, जिससे इन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं। इस हफ्ते 13 to 17 अप्रैल के बीच IPO मार्केट में एक्टिविटी थोड़ी लिमिटेड रहेगी, क्योंकि ये ट्रंकेटेड वीक है, लेकिन फिर भी कुछ खास IPO लॉन्चेस और लिस्टिंग्स होने वाली हैं, जिन पर इन्वेस्टर्स की नज़र बनी रहेगी। सिटीएस ट्रांसनेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का इनविट IPO 17 अप्रैल को खुलेगा और 21 अप्रैल तक चलेगा, जिसका साइज करीब 1350 करोड़ रुपए है। ये मेन बोर्ड इशू है और BSE NSE पर लिस्ट होगा, इसलिए इसमें बड़े इन्वेस्टर्स की भी अच्छी भागीदारी देखने को मिल सकती है। मेहुल टेलीकॉम का SME IPO भी 17 अप्रैल को खुलेगा, जो करीब 27.73 करोड़ रुपए जुटाएगा। ये पूरी तरह फ्रेश इशू है और BSE SME पर लिस्ट होगा, यानी ये स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए हाई रिस्क लेकिन हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ओम पावर ट्रांसमिशन का IPO 17 अप्रैल को BSE और NSE पर लिस्ट होगा, जिसका प्राइस बैंड 166 रुपीज़ से 175 रुपीज़ था और इशू साइज करीब 150 करोड़ रुपए रहा। लिस्टिंग डे पर इसमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो सेंटिमेंट पर डिपेंड करेगा। EMIAC टेक्नोलॉजीज और सेफ्टी कंट्रोल्स एंड डिवाइसेस के IPO 13 अप्रैल को BSE SME पर लिस्ट होंगे। ये SME लिस्टिंग्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज दे सकती हैं, लेकिन इनमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहती है। बाजार में आई हालिया तेजी के बाद सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव हुआ है और ऐसे माहौल में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के मौके भी बन रहे हैं। इसी को देखते हुए चॉइस ब्रोकिंग के एनालिस्ट्स ने अगले हफ्ते के लिए कुछ टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर नज़र रखने की सलाह दी है, जहां तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। पॉली मेडिक्योर में ब्रेकआउट के बाद मजबूती दिख रही है, जहां स्टॉक ₹1462 के आसपास खरीदने लायक माना गया है। ₹1380 का स्टॉप लॉस और ₹1600 का टारगेट दिया गया है। RSI भी ऊपर की ओर है, जो ये दिखाता है कि इसमें आगे और तेजी आ सकती है। ग्रैन्यूल्स इंडिया में मल्टीपल ब्रेकआउट के बाद स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड बना हुआ है, जहां ये सभी मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसे ₹631 के आसपास खरीदने ₹600 का स्टॉप लॉस और ₹690 का टारगेट रखा गया है, जो स्टेडी अपवर्ड मूव का संकेत देता है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स में भी रेंज ब्रेकआउट के बाद अच्छी रिकवरी आई है, जहां ₹3346 के आसपास एंट्री, ₹3190 का स्टॉप लॉस और ₹3630 का टारगेट दिया गया है। स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है और लोअर लेवल्स पर बाइंग सपोर्ट दिख रहा है।
SBI की बात करें तो इसमें अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है। ये अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। RSI स्टेबल है और 1120 से 1130 के टारगेट्स की पॉसिबिलिटी बनती है। नीचे की तरफ 1035 रुपीस पर स्टॉप लॉस से रिस्क मैनेज किया जा सकता है। बजाज कंज्यूमर केयर में भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम के साथ तेजी आई है और स्टॉक अपने की रेजिस्टेंस के ऊपर टिक गया है। 455 से 460 तक अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है, जबकि ₹420 का स्टॉप लॉस रिस्क को लिमिट करता है। भारत में इनोवेशन और रिसर्च तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा संकेत पेटेंट फाइलिंग्स में आई जबरदस्त बढ़ोतरी है। वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 1.43 लाख से ज्यादा पेटेंट एप्लीकेशंस दाखिल हुए, जो पिछले साल के 1.10 लाख से करीब 30% ज्यादा है और ये अब तक का हाईएस्ट लेवल है। पीयूष गोयल के अनुसार इस ग्रोथ का सबसे खास पहलू ये है कि करीब 69% पेटेंट्स भारत के अंदर से ही आए हैं, खासकर तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से, जिससे ये साफ होता है कि इन्वेंटेड इन इंडिया का ट्रेंड तेजी से मजबूत हो रहा है। अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो 2016-17 में सिर्फ 45,000 के आसपास फाइलिंग्स थी, जो अब बढ़कर 1.43 लाख तक पहुंच गई हैं, यानी लगातार ग्रोथ दिख रही है। इसके पीछे सरकार के कदम जैसे स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए फी में छूट, फास्टर अप्रूवल प्रोसेस और फ्री सपोर्ट जैसी सुविधाएं बड़ी वजह रही हैं। तो दोस्तों, आज की बात को एक जगह समेट लेते हैं। अमेरिका और ईरान की बातचीत टूट गई है। ये अनसर्टेनिटी का सबसे बड़ा सोर्स है। 22 अप्रैल से पहले कुछ भी हो सकता है और मार्केट इस डर के साथ खुलेगा। पिछले हफ्ते की रैली सच में बड़ी थी। 6 हफ्ते की गिरावट के बाद ये एक बड़ी राहत थी, लेकिन ये टिकेगी या नहीं, ये काफी हद तक मिडिल ईस्ट के हालात पर डिपेंड करेगा। टेक्निकली 23,800 नीचे का सपोर्ट है, 24,300 से 24,500 के बीच रेजिस्टेंस है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन बेहतर जगह पर आ गया है। जो पेशेंस रख सकते हैं उनके लिए ये अच्छा टाइम है। अगर हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।